जय भीम जय मूल निवासी। MNT न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। अभी मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के ऐसे अधिवक्ता के चैम्बर में जो देश भर में एक वरिष्ठ और सफल अधिवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। वे संविधान के मामलों के और आरक्षण संबंधी मामलों के विशेषज्ञ हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर KS चौहान से। डॉक्टर KS चौहान जो सफल अधिवक्ता होकर भी देश की चुनावी राजनीति में उतरे हैं। हम जानेंगे उनसे हमारे इस विशेष कार्यक्रम में कि एक अधिवक्ता होकर, एक सफल अधिवक्ता होकर देश की चुनावी राजनीति में वो क्यों उतरे हैं, क्या कारण है, उनके पार्टी के क्या मुद्दे हैं। सर, MNT न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मैं आभारी हूँ MNT न्यूज़ नेटवर्क का कि उन्होंने ये सब्जेक्ट चुना और इसके ऊपर चर्चा उन्होंने किया। जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया कि सफल अधिवक्ता होने के बाद भी आप चुनावी राजनीति में क्यों उतरे हैं, मैं ऐसा समझता हूँ कि अभी जो हमारे लोगों के जो मूल निवासी बहुजन्स हैं, जिनमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस और उनसे जो लोग धर्म परिवर्तित हो गए हैं, डिफरेंट धर्मों में चले गए हैं, उन लोगों के हक अधिकार संविधान में सब कुछ लिखा है, लेकिन वो हक अधिकार हमें नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम केवल वकील के नाते उसको प्लीड करके, उसको आर्ग्यू करके वो राइट्स नहीं हम जीत सकते। हमें जो पब्लिक लाइफ है, इलेक्टरल पॉलिटिक्स है, उसमें भी उतरना चाहिए। इसलिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, जिन के साथ मैं जुड़ा हूं और उन्होंने मुझे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट का कार्यभार दिया है, इसलिए मैं चुनावी पॉलिटिक्स में उतरा हूं, क्योंकि हमारे लोगों के हक अधिकार जो संविधान में लिखे हैं और एक्सप्रेस हैं, जिनका सुप्रीम कोर्ट ने मंडल जजमेंट तक जो इंटरप्रिटेशन किया, उस इंटरप्रिटेशन को आज कोर्ट्स नहीं मान रही हैं। मंडल के जजमेंट का इंटरप्रिटेशन भी कोर्ट नहीं मान रही हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश का एक केस था, सुरेश चंद्र गौतम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो 2015-16 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। तो उसमें मैंने आर्ग्यू किया था कि जो ये नागराज का जो जजमेंट है, इसने मंडल का जो जजमेंट है, इंदिरा साहनी जजमेंट, उसके डिसेंटिंग जजमेंट को अप्रूव किया है। डिसेंटिंग जजमेंट को अप्रूव किया जा सकता है, लीगल सिस्टम है, उसमें अगर कोई भी इंटरप्रिटेशन कोर्ट लेता है तो उसको बाद में बदला जा सकता है, लेकिन वो कोई छोटी बेंच नहीं बदल सकती। जैसे मंडल का जजमेंट 9 जजों का था, तो मेजोरिटी जजमेंट उसमें 6 जजों का है और माइनॉरिटी जजमेंट 3 जजों का है। ये 3 जजों का जजमेंट जो माइनॉरिटी जजमेंट है, इसको भी कानून बनाया जा सकता है, लेकिन इसको केवल 11 जज बना सकते हैं और इसको 5 जज नहीं बना सकते। तो नागराज के केस में 5 जजों ने उस इंटरप्रिटेशन को बदला और मैंने पहली बार सुरेश चंद्र गौतम में ये आर्ग्यू किया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि ये जो व्यू कोर्ट ने लिया है नागराज में, ये डिसेंटिंग जजमेंट का व्यू है मंडल के जजमेंट का। तो कोर्ट ने ये रिकॉर्ड किया कि मैंने ये आर्ग्यू किया, लेकिन कहा कि हम इसको 10 जजमेंट में आगे अप्लाई कर चुके हैं, इसलिए हम इसको रिव्यू नहीं करेंगे। लेकिन जब कोई दूसरा जजमेंट आया, मध्य प्रदेश, बिहार और PGI चंडीगढ़ और दूसरे जो केसेस थे महाराष्ट्र के केसेस, उसमें जब हमने दोबारा जस्टिस कुरियन जोसेफ की बेंच थी, उसमें दोबारा आर्ग्यू किया, तो जस्टिस मिश्रा जो पहली बेंच थी, चीफ जस्टिस हुए बाद में, तब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे जब मैंने आर्ग्यू किया था। और उसके बाद चीफ जस्टिस होने के बाद जस्टिस कुरियन जोसेफ के यहाँ दोबारा हमने आर्ग्यू किया और मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता है इंदिरा अजय सिंह, उन्होंने भी मेरा जो पॉइंट था उसको माना कि ये जो आर्ग्यू किया ये सही है, तो उन्होंने भी वो पॉइंट आर्ग्यू किया। फाइनली जस्टिस कुरियन जोसेफ ने उसको लार्जर बेंच को भेजा और लार्जर बेंच को जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी उसको कंस्टिट्यूट किया गया और उसने ये माना कि जो हमने आर्ग्यू किया वो सही है, लेकिन जो कानूनी पहलू है आर्टिकल 141 के तहत वो लार्जर बेंच को जाना ही चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो इंटरप्रिटेशन जो हम बता रहे हैं उसको इग्नोर कर दिया जाए और वो बाकी जजमेंट सही है। तो ऐसा कोई कोर्ट का सिस्टम काम नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट में डिसिप्लिन, जुडिशियल डिसिप्लिन का काम होता है और जुडिशियल डिसिप्लिन में जो छोटी बेंच है, जो कम नंबर के जजेज की बेंच है, उसको लार्जर नंबर के जजेज की जो भी ओपिनियन है उसके ऊपर बाइंडिंग होती है, बाध्य होती है। तो इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि जो
पॉलिटिक्स है, इस इलेक्टरल पॉलिटिक्स, उसमें जाए बगैर, जो पार्लियामेंट है उसमें वो इश्यूज उठाए बगैर उसको हम बदल नहीं पाएंगे। इसलिए मैं इलेक्टरल पॉलिटिक्स में आया। जी सर, आपने मतलब काफ़ी सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में समाज के अलग अलग मुद्दों पर लड़े हैं। आपने कई सारे चीफ जस्टिस के कार्यकाल को भी देखा है और हमने ये सुना है कि मतलब हमें जानकारी है कि आपने एक कानून के संदर्भ में, कोर्ट के जजमेंट्स के संदर्भ में एक किताब भी लिखी है, एक ग्रंथ भी लिखा है, बुक लिखी है। उसके बारे में पहले हम हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए। मैंने जो पार्लियामेंट में 2005 में 11 एमपी को एक्सपेल किया था हमारी लोकसभा ने, तो उनमें से एक एमपी श्री राजा राम पाल, जो बहुजन समाज पार्टी के एमपी थे, उनको भी एक्सपेल किया गया था। बहुजन समाज पार्टी के 3 एमपीओं को एक्सपेल किया था, जिनमें से वो एक थे। तो वो जो एमपी थे उन्होंने मुझे एडवोकेट अपॉइंट किया और मैंने वो केस सुप्रीम कोर्ट में किया। बाकी जो 10 एमपी थे उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया और हमारा केस एडमिट हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को पहले दिन ही चला गया। तो उसमें जो इश्यूज हमने उठाए थे उसकी वजह से कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है और क्वालिफिकेशंस है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है। तो वो स्पेसिफाइड जो डिस्क्वालिफिकेशंस है उसके अलावा ना उनके ऊपर कोई क्वालिफिकेशन अप्लाई की जा सकती, ना उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई की जा सकती। तो राजा राम पाल केस में मेरे आर्गुमेंट पे वो 5 जजों को रेफर किया गया। बाद में वो 10 एमपीओं के केस जो दिल्ली हाई कोर्ट में थे उन केसों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया गया और फाइनली जो मेरा व्यू था वो एक डिसेंटिंग जजमेंट के माध्यम से आया। जो जस्टिस आर.वी. रविंद्रन सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज होते थे, उन्होंने जो मेरा कंटेंशन था उसको अपहोल्ड किया और जो मेजोरिटी जजमेंट था जस्टिस सभरवाल और जस्टिस ठक्कर का, उन्होंने मेरे विरुद्ध, मतलब मेरी जो ओपिनियन थी उसके विरुद्ध जजमेंट दिया और उन्होंने कहा कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। मैं भी यही कह रहा था कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन जो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो एस्पेक्ट मैंने लीगल इंटरनेशनल जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करके जो मैंने डेवलप किया था, उस एस्पेक्ट पे उन्होंने मेरे से डिसएग्री किया और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के माध्यम से एमपी की मेंबरशिप को लिया जा सकता है, जो मैं आज भी मानता हूं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली जजमेंट सही नहीं है और डिसेंटिंग जजमेंट ही करेक्ट है। इसलिए मैंने पार्लियामेंट के ऊपर किताब लिखी, पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेजेस, जिसका उस टाइम एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, बाद में वो सॉलिसिटर जनरल बने श्री गोपाल सुब्रमण्यम। उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा और चीफ जस्टिस ठाकुर उन्होंने उसका फॉरवर्ड दिया और बाद में चीफ जस्टिस हमारे पी सदाशिवम उन्होंने उसको लॉन्च किया बुक को। तो वो बुक एक सक्सेसफुल बुक है और हमारे नेशनल लॉ स्कूल है उसमें सब जगह पढ़ाया जाता है उससे, और कोर्स कैरिकुलम में वो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक है और यहाँ तक कि हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और येल में भी वो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक है। तो इसलिए ये जो हमारी जो रिसर्च थी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में, उसको हमारे देश में जितना एक्सेप्टेंस मिला उससे ज़्यादा विदेशों में उसको एक्सेप्टेंस मिला। सर, आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि तो ये है कि हम एलएलबी करके सामाजिक कार्यों में लग गए, एलएलबी करते हुए भी सामाजिक कार्यों में लगे और बामसेफ और उसकी ऑफशूट विंग से बहुत गहरा हमारा नाता रहा और हम उसके साथ ही लगे रहे। तो उन्होंने अब ये सामाजिक जिम्मेवारी, सामाजिक काम करने वालों ने ये इस तरह की जिम्मेवारी दी तो हमने उसको माना कि ये जिम्मेवारी हम ले सकते हैं और हमने ली। इसीलिए फिर हमने ये डिसाइड किया कि हमें चुनाव भी लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमें अपने लोगों के हक अधिकार को सुरक्षित करना है तो वो तभी संभव है जब हम इलेक्टरल पॉलिटिक्स में जाएंगे और हम उन मुद्दों को सड़क तक उठाएंगे। क्योंकि केवल कोर्ट में वो मुद्दे उठाने से, कोर्ट में अभी हम देख रहे हैं जितने बड़े पैमाने पे जजेस का स्कैंडलाइजेशन हो रहा है, तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो जुडिशरी को स्कैंडलाइज करके अपना काम चलाती है और जजेज क्योंकि बहुत, मैं समझता हूँ बहुत कमज़ोर उनकी पृष्ठभूमि होती है। कमज़ोर इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर होते हैं, क्योंकि जज अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाता और इसलिए वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि हम पॉलिटिकल सिस्टम में अगर रिफॉर्म करना चाहते हैं वो तभी संभव है जब हम इलेक्टरल पॉलिटिक्स में एंटर करेंगे। इसीलिए हमने चुनाव लड़ने का सोचा।
सर आपने दिल्ली से कौन से क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे मैं हैं? ईस्ट दिल्ली, जो पूर्वी दिल्ली क्षेत्र है, उससे चुनाव लड़ रहा हूं। और पूर्वी दिल्ली चुनाव क्षेत्र में जो सोशल कंपोजिशन है और जो हमारी सोशल एक्टिविटी है, उसके हिसाब से मैं ऐसा समझता हूं कि 70 to 80% जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है वो हमें सपोर्ट करता है। और हमारी एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है उसमें। हमारे लोगों के दुख दर्द जितने बढ़े हैं, उससे उनको लगता है कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जो है वो उनके दुख तकलीफ को कुछ कम कर सकती है या ख़त्म कर सकती है, इसलिए वो हमें समर्थन दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम दिल्ली में एक बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे। केवल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, हम सभी सीटों में दिल्ली में जीतने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में हमारे जो लोग हैं उनका हौसला बहुत अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोगों के हौसले को देखते हुए हम दिल्ली में विजयी होंगे सभी सीटों पर। अच्छा, दिल्ली से सभी सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम सभी दिल्ली में 7 सीटें हैं, हमने सभी 7 सीटों पे नॉमिनेशन भरा है। और हमारे कैंडिडेट बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं सब जगह, और उनका सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है। सोसाइटी अगर उनके साथ खड़ी होगी तो मुझे लगता है कि हम ज़रूर 7 जगह चुनाव जीतेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो इसलिए जो रूलिंग क्लासेज के जो लोग हैं वो हमारे लोगों के वोट को खरीद लेते हैं। पर अब जो उनको जो थपेड़े लगे हैं, जो उनकी जो पोजीशन सोशल मार्जिनलाइजेशन जैसा हुआ है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोग जो है किसी भी तरह जो भी इलेक्ट्रल करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके जाल में नहीं फंसेंगे, और वो एक अच्छे तरीके से स्वच्छ भाव से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का समर्थन करेंगे। अगर वो समर्थन करेंगे तो हम सब जगह चुनाव जीतेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। सर आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है पीपीआईडी के। देश भर से कितनी सीटें आप पीपीआईडी के माध्यम से चुनाव में लड़ रहे हैं? पीपीआईडी की हम 113 सीटें अनाउंस कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि हम 150 के करीब तक सीटों तक हम पहुंचेंगे। और उसको अभी हम कैलकुलेशन करके 1-2 दिन में बाकी सीटें भी अनाउंस करने वाले हैं। पीपीआईडी तो एक नई पार्टी है, लेकिन आप इतनी सारी सीटें लड़ रहे हैं, तो ये कैसे संभव हो रहा है आपको? कैसे लड़ रहे हैं आप? पीपीआईडी तो जरूर नई पार्टी है, लेकिन हम नए नहीं हैं। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 30-40 साल से हम लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, हमारे साथी समाज में काम कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ हमारे साथी हैं, वहाँ पे जहाँ भी हमारा नेटवर्क, सोशल नेटवर्क है, वहाँ हमने कोशिश किया और सब जगह हमें सफलता मिली। हालांकि कुछ जगह नॉमिनेशन ही नहीं भरने दिया गया, ऐसा भी उत्तर प्रदेश में देखने में आया कि केवल हमारा ही कैंडिडेट नहीं, 10-12 कैंडिडेट को संबल में उसमें नॉमिनेशन के लिए एंटर नहीं करने दिया। केवल हमारी पार्टी नहीं, 10-12 कैंडिडेट, जो बहुत बड़ा नंबर होता है। तो उसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन में भी शिकायत की, रिटर्निंग अफसर को भी शिकायत की, लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। और उससे ऐसा लगता है कि ये ऑर्गेनाइज टाइप का सिस्टम है। लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक 150 के करीब सीटें लड़ रही है, और 150 के करीब में वो 50% सीट कम से कम जीतने का दावा करती है। और मुझे लगता है कि अगली जो भी पार्लियामेंट होगी उसमें हमारी अहम भूमिका होगी, और हम उसमें अगली जो पार्लियामेंट को रेगुलेट करने की पोजीशन में होंगे। कोई भी पार्टी जब चुनाव में उतरती है तो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो लेकर उतरती है। क्या आपके पार्टी का कोई मैनिफेस्टो है? अगर है तो वो कैसे बना, क्या मुद्दे हैं उसके? हमारी पार्टी का मेन जो इलेक्शन मुद्दा है वो तो ये है कि हम संविधान को पूर्ण रूप से लागू करना चाहते हैं। और जो रूलिंग क्लासेज की पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, और यहाँ तक कि बसपा है, ये जो पार्टियां हैं जो रूलिंग क्लासेज की हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं, उसको हम चेक करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसे इकोनॉमिक आधार पे आरक्षण का एक नया इशू 103 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ 2019 में ही, अगर उसको आप देखें तो हमारे देश में जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया, उसके हिसाब से मैं समझता हूं कि 80-90% लोग जो है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। तो उनकी कोई सोशल बैकवर्डनेस नहीं है, केवल वो इकोनॉमिक बैकवर्ड हैं।
तो सोशल बैकवर्डनेस और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। सोशल बैकवर्डनेस वो होती है जिसमें सोशल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से आदमी के खिलाफ इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन होती है कि वो साधन संपन्न होता है, उसके पास पैसे होते हैं, जैसे वो कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसको बस में नहीं बैठने देंगे। अगर वो शादी में घोड़ी पे बैठ के जाना चाहता है तो उसको घोड़ी पे नहीं जाने देंगे। अगर वो कहीं पानी पीना चाहता है तो उसको पानी नहीं पीने देंगे। अगर वो कहीं खाना चाहता है तो उसको खाने नहीं देंगे। ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के आदमी है, जिनके पास, ऐसा मैं मान लेता हूं कि वो इकोनॉमिकली वीक हैं, तब भी 8 लाख रुपए साल में कमाने वाला आदमी मेरी मंशा में किसी भी तरह इकोनॉमिकली वीक नहीं हो सकता। इसलिए ये जो संविधान के खिलाफ जो खिलवाड़, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि इसकी जो डिमांड है ये सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने की कि इस तरह का इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। इसलिए मैं विशेष रूप से उसका नाम ले रहा हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो सामाजिक पिछड़ापन है उसकी वजह से ही रिजर्वेशन का कोई प्रावधान हो सकता है, जो हमारे समाज के, हमारे संविधान के प्रारूप में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने रखा है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो कल्पना थी, जो उनका विचार था, वो आज पूरा सही प्रूव हो रहा है, क्योंकि जो उनका विचार था वो आज सही रूप में समाज में दिखाई पड़ता है। क्योंकि किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन है, एक आदमी साधन संपन्न होता है तब भी उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है, एक आदमी राष्ट्रपति हो जाता है तब भी उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है, एक आदमी चीफ जस्टिस हो जाता है तब भी उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है, जो हमने अपनी आंखों से देखा है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे देश में इकोनॉमिक आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो भी डिस्क्रिमिनेशन है वो आर्थिक आधार पे है। इसलिए हमारी पार्टी का मेन मुद्दा यह है कि जो रिजर्वेशन या जो भी प्रतिनिधित्व का आधार है वो सामाजिक पिछड़ापन होगा और दूसरा कोई आधार नहीं हो सकता। और हमने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया हुआ, जिसमें 2-3 डेट लग चुकी हैं। अभी 2 मई को अगली डेट लगने वाली है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, इसको अगर हम देखें, दूसरा हमने पर्याप्त प्रतिनिधित्व को कंसीडर किया है। जो हमारी डिफेंस सर्विसेज हैं, जुडिशरी है, प्राइवेट सर्विसेज हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब हैं, उन सब में पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और बैकवर्ड क्लास को उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। महिलाओं का जहां तक सवाल है, हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं के अधिकार सुरक्षित करने के लिए, उनकी इज्जत आबरू के लिए सब प्रावधान किए हैं। और हमने ये भी रखा है कि 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए हर चीज में। और अभी भी जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमने जहां भी महिला कैंडिडेट हमें मिली तो वहां हमने कैंडिडेट, नई पार्टी में हालांकि महिला कैंडिडेट हमें प्रेफरेंस नहीं दे रही है उतना, लेकिन जहां हमें महिला और पुरुष में हमें चूज करना पड़ा तो हमने हर जगह महिला को प्राथमिकता दी है और हर जगह महिलाओं को हमने चुनाव लड़ाया है। दिल्ली में भी हमने 7 में से 2 महिलाओं को चुनाव लड़ा रहे हैं। इसलिए महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर हमारा विशेष ध्यान है। लेकिन इस महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन में हमने ये भी रखा है कि जो 50% रिप्रेजेंटेशन हम महिलाओं को देने वाले हैं, उस 50% में SC, ST, OBC और धर्म परिवर्तित महिलाएं, जो पॉपुलेशन कंपोजिशन उनका है, उसके हिसाब से उसमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। मतलब जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है वो केवल ऊंची जाति की महिलाएं जो है उनको नहीं मिलेगा, समाज के सभी जातियों की, धर्मों की जो महिलाएं हैं उनको मिलेगा। तो इसलिए हमने महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए उनको कैसे कैसे बेनिफिट देना है सोशल सिस्टम में, कैसे उनकी डिग्निटी को इम्प्रूव करना है, सेक्सुअल ऑफेंसेस को कैसे रिफॉर्म करना है, मतलब उनके खिलाफ कैसे प्रोटेक्ट करना है उनको, वो सब प्रोविज़न हमने अपने मैनिफेस्टो में दिए हैं। और हम लोगों ने हमारे जो सामाजिक इश्यूज हैं उनको भी सबको किया है। दूसरा, हमने बैकवर्ड क्लासेज को रिजर्वेशन प्रमोशन देंगे, ये हमारा वन ऑफ द मेन एजेंडा है। जैसे रिजर्वेशन प्रमोशन केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए है, हम लोगों ने ये इसका मैनिफेस्टो में ऑब्जेक्टिव दिया है कि बैकवर्ड क्लास को हम रिजर्वेशन प्रमोशन देंगे। अगर हमारा थोड़ा सा भी हमारे में स्ट्रेंथ होगी तो हम गवर्नमेंट को कंपेल करेंगे कि वो
ओबीसी के लिए रिजर्वेशन प्रमोशन दे। दूसरा, जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट एक कानून है जिसमें उसका प्रोसिक्यूशन होता है। तो ये जो कानून है इसमें ओबीसी को भी हम प्रोटेक्शन देंगे। ओबीसी के जो हमारे भाई हैं उनके खिलाफ भी अगर कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो भी उसी तरह से क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं और उसी तरह प्रोसिक्यूशन हो सकता है। इसमें केवल शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की जगह उसका बैकवर्ड क्लासेस प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, उसका नाम बदलने की जरूरत होगी और बैकवर्ड क्लासेस की डेफिनेशन वगैरह और इंक्लूड करने की जरूरत होगी। बहुत मेजर चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए बैकवर्ड क्लासेस के साथ जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको भी हम जड़ मूल से खत्म करना चाहते हैं। दूसरा, जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसमें बहुत बड़े पैमाने पे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू कर दिया है और जो लोअर पोस्ट है जैसे क्लास 3 है, क्लास 4 है, उसको कांग्रेस बीजेपी ने पूरा अबोलिश ही कर दिया है। कांग्रेस बीजेपी ने जो क्लास 3 क्लास 4 की जो पोस्ट अबोलिश कर दी, उसकी वजह से हमारे जो लोग पब्लिक सर्विसेज में एंटर कर रहे थे वो एंटर नहीं कर पा रहे हैं। एक तो ये पहलू है। इसका दूसरा पहलू और है, एक जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में मान लो एक क्लर्क भर्ती होता है, उस क्लर्क को तकरीबन 35,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे डाटा एंट्री ऑपरेटर, मल्टी MTS करके जो पोस्ट है, इन पोस्टों पे जो भर्ती करते हैं, जो मल्टीपर्पज यूज में आते हैं, जो क्लास 3 और क्लास 4 दोनों का काम करते हैं, उनको 8,000, 10,000, 11,000, 12,000, 12,000 से ज़्यादा कहीं पे भी नहीं मिलता है। तो वो जो 12,000 है अगर उसको हम 3 से गुना करें तो वो 36,000 हो जाता है। तो एक रेगुलर आदमी को आप 35,000 दे रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे जो आदमी काम कर रहा है उसको आप 12,000, 11,000, 10,000, 8,000, जो मिनियल जॉब है उसमें 8,000, 5,000 भी दे रहे हैं। तो अगर उसको हम देखें तो ये ह्यूमन विक्टिमाइजेशन है, क्योंकि वो सोशली उनमें स्ट्रेंथ नहीं है, उनका सोशल रिप्रेजेंटेशन पब्लिक सर्विसेज में नहीं है, इसलिए उनके जो लोग हैं वो हायर पोजीशन में पब्लिक सर्विसेज में नहीं है, तो उनके बारे में कोई वो चर्चा नहीं कर पाते। इसलिए उनका जो एक आदमी है उसकी तनख्वाह में उनके 3 आदमी से काम ले रहे हैं। तो ये जो फोर्स्ड लेबर जो हमारा संविधान है उसमें आर्टिकल 23 है, जो फोर्स्ड लेबर और बॉन्डेड लेबर वगैरह की जो व्यवस्था है उसको एनालाइज करता है। तो कम अगर तनख्वाह आप दे रहे हैं, जो तनख्वाह मिलनी चाहिए उससे कम, तो वो भी फोर्स्ड लेबर की कैटेगरी में आएगा। अगर हम पार्लियामेंट में होंगे तो ये सब मुद्दे हम उठाएंगे और हम अपने लोगों को जो कैसे उनकी आर्थिक हालत मजबूत हो, कैसे सोशल हालत मजबूत हो, उसके लिए हम भरपूर काम करेंगे। हमारे जो लोग उसमें जो आज त्रस्त हैं वो इसलिए कि हमारे लोग जो वहाँ चुन के जाते हैं, जो रूलिंग क्लासेज की पार्टी से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उससे जो लोग वहाँ चुन के जाते वो हमारे किसी इशू पे कोई स्टैंड नहीं लेते, कोई बातचीत नहीं करते और वो किसी पार्टी फोरम में उनकी डिस्कशन नहीं होती। इसलिए हमने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का गठन किया और ये पार्टी हमारे लोगों की दुख तकलीफ को दूर करने के लिए भरपूर काम करेगी। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो हमारे जो लोग हैं उनके जैसे हम समाज में जा रहे हैं तो हमें बहुत अच्छे तरह से वो वेलकम कर रहे हैं। उनको लगता है कि हमारी दुख तकलीफ अगर ये आएंगे तो शायद कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे जो लोग हैं उनकी जो दुख तकलीफ है उनको ख़त्म करने के लिए केवल हम ही नहीं मान रहे, हमारा समाज भी ऐसा मानता है कि हम उनकी दुख तकलीफ ख़त्म करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे और हम उसमें सफल होंगे। सर, मैनिफेस्टो की बात करते वक्त आपने बताया, मतलब कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया है, बीजेपी का भी जिक्र किया है, बहुजन समाज पार्टी का भी जिक्र किया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो तो मतलब दिखाई नहीं देता। लेकिन आपने जिक्र करते मतलब कांग्रेस बीजेपी का जिक्र करते करते आपने बीएसपी को भी रूलिंग क्लासेस की पार्टी बताया। ये कैसे है? ये बहुजन समाज पार्टी जो है, अब उसकी जो वर्किंग सिस्टम अगर आप देखेंगे, उसके वर्किंग सिस्टम के हिसाब से वो कोई भी जो गरीब लोगों का कोई इशू है, पार्लियामेंट में आप देखें या पार्लियामेंट से बाहर देखें, तो वो जो सोशली नेग्लेक्टेड सेक्शंस हैं, जिन लोगों ने उस पार्टी को एस्टेब्लिश किया था, उनके किसी इशू पे कोई स्टैंड नहीं लेते हैं।
इसलिए क्योंकि उसमें जो डोमिनेंस है उन्हीं रूलिंग क्लासेस के लोगों का हो गया है, इसलिए मैंने उसको रूलिंग क्लास कहा है, रूलिंग क्लास की पार्टी का है। और मैं बहुत सोच समझ के उसको कहा है, क्योंकि ये जो इस तरह का जो सिस्टम है ये तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक हम उसमें डिमार्केशन नहीं करेंगे, इसलिए मैंने उसमें डिमार्केशन किया है। और उन्होंने जैसे अखिलेश और मायावती का गठबंधन हुआ या बहुजन समाज पार्टी का यूपी में गठबंधन हुआ, अखिलेश ने जब उसकी सरकार थी तो वहाँ रिजर्वेशन प्रमोशन जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को मिल रहा था उसको ख़त्म कर दिया। और बहुजन समाज पार्टी के पीरियड में जो रिजर्वेशन के खिलाफ केसेज हुए उसको अच्छे तरह से उन्होंने नहीं लड़ा, जिसकी वजह से वो हाई कोर्ट में भी हारे और सुप्रीम कोर्ट में भी हारे। तो ये जो पूरा गठजोड़ है ये इसीलिए है क्योंकि उनकी मानसिकता जो है वो रूलिंग क्लासेज की मानसिकता से मिलती है, इसलिए उनमें गठबंधन हुआ। अदरवाइज 25 साल तक उनमें इतना झगड़ा था, गठबंधन होने का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि उसको उन दोनों पार्टियों को रिमोट से कोई और कंट्रोल कर रहा है, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन सर, जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी बनाई उन्हीं लोगं ने पीपीआईडी भी बनाई है, तो बहुजन समाज पार्टी के मतलब वो कैसे बदल गई, क्यों बदल गई, क्या कारण? देखिए, जो सोशल सिस्टम में जो लोग काम करते हैं वो एक कुछ डेवलप करते हैं, तो उनका जब वो बाहर रहते हैं तो उनका कंट्रोल नहीं होता। और ये जो बहुजन समाज पार्टी है इसमें जिन लोगों ने बनाई उन लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारी जो पार्टी है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, ये पूरे तौर पे समाज के लिए समर्पित पार्टी है। और जब तक ये रास्ता भटक नहीं जाती तो समाज को ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने सेल्फलेसली काम करके इसको डेवलप किया है तो उसको वो मदद करें, ताकि समाज की जो दुख तकलीफ है वो कम हो सकें। और इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो समाज का हर आदमी हम समाज में जा रहे हैं तो वो ऐसा ठगा हुआ महसूस करता है कि भाई हमारे हक अधिकार ख़त्म हो रहे हैं, वो किसी की चर्चा ही नहीं करते। उनकी जो नेशनल प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट से रिजाइन कर देती है, बजाय इसके कि वो पार्लियामेंट में उनके इशू उठाए, वो पार्लियामेंट से रिजाइन कर देती है। हमने चुन के इसलिए नहीं भेजा कि जब वो हमारी दुख तकलीफ हो तब वो रिजाइन करके वहां से अपने घर बैठ जाए, उसके बजाय उसको चाहिए कि वहां पे जो भी पार्लियामेंट में इशू है उसको उठाए। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो समाज है उनको टोटली रिजेक्ट कर चुका है, और जो रिजल्ट आएंगे वो ये प्रूव करेंगे कि हमारे समाज की पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक यही पार्टी है, ना कि दूसरी जो पार्टी मैंने नाम लिया वो है। सर, अभी हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है उनके जगह जगह पोस्टर लगे हैं केजरीवाल बोल रहे हैं कि दिल्ली ये पूर्ण राज्य बनेगा तो यहाँ पर लाखों नौकरियाँ होंगी, जिनको 60% मार्क्स है उनको एडमिशन भी मिलेगा। तो क्या ये दिल्ली का पूर्ण राज्य का मसला है, मतलब वास्तव में ये कौन सा मसला है, और क्या इससे दिल्ली के लोगों का क्या हित हो सकता है, क्या मसला है? मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो हमारे केजरीवाल जी हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने पहले हमारे लोगों को कहा कि अगर मुझे चुन के लाओगे तो ठेकेदारी प्रथा खत्म हो जाएगी, लेकिन ठेकेदारी प्रथा तो उन्होंने और मजबूती से लागू किया। तो ऐसा ही इशू ये पूर्ण राज्य का इशू है। जहां तक मेरा विचार है, हालांकि मेरी पार्टी का क्या विचार है मैं पर्सनल विचार ये दे रहा हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि दिल्ली अगर यूनियन टेरिटरी है तो हमारे जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि दिल्ली में केंद्र सरकार यहाँ पे ही है, और दिल्ली में हमारे हक अधिकार तब तक सुरक्षित हैं जब तक ये केंद्र सरकार के अंडर काम कर रही है और हमारे लोगों को पूरा एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज मिलता है। लेकिन 15 साल शीला दीक्षित जी ने राज किया यहाँ, और 5 साल के करीब अब केजरीवाल जी ने राज किया। तो 20 साल से ये जब से ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली बनी है तब से हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट में अगर आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने पे कमी आई है। कोई किसी भी पोजीशन में वो हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं जितना मिलना चाहिए। जैसे हम केस करते हैं,
तो कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है, फिर हम उसका कैट में केस करते हैं, वो कैट में केस जीत जाता है, फिर वो गवर्नमेंट हाई कोर्ट में चली जाती है, फिर उसका सुप्रीम कोर्ट हम केस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जीतते हैं। नॉर्मल कोर्स में 5-6 साल लग जाते हैं। 5-6 साल से जीतने के बाद जो है उसके बाद उसको 1 साल कंटेम्प्ट फाइल करनी पड़ती है, कंटेम्प्ट के बाद नौकरी मिलती है। तो ऐसे हमारे जो बच्चे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनकी इकोनॉमिक हालत भी अच्छी नहीं है, उनको, ऐसे गरीब बच्चों को 5-6 साल नौकरी से बाहर रहना पड़ता है और उसके साथ उनको खर्चा भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो वकील को एंगेज करेंगे, वकील अगर फीस नहीं लेगा तो कागजों का खर्चा तो लेगा, कम से कम कागजों का खर्चा लेगा, वो भी कोर्टों में कोई कम नहीं होता है, और कोर्ट फीस है और दूसरे खर्चे हैं। तो इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि पूर्ण राज्य की हमारे लोगों को जरूरत नहीं है। हमारे लोगों को पूर्ण राज्य की, अगर पूर्ण राज्य बनेगा तो हमारे जो हक अधिकार हैं वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। अभी हमने अगस्त में एक केस जीता है, कपिल कुमार वर्सेस दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें जो मेन केस है वो वीर सिंह वर्सेस दिल्ली जल बोर्ड है। उस केस में इशू ये था कि जो आपका वीर सिंह है, उसने केस फाइल किया था कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब दिल्ली से, बाहर से दिल्ली में रहने आए, दिल्ली में रह रहे हैं, उनको अगर नौकरी मिली है और वो 1951 के बाद दिल्ली में आए हैं, तो उनको सीनियरिटी नहीं मिलनी चाहिए। मतलब उनको नौकरी मिल गई, नौकरी वो करें, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया। और जो हमारा केस था उसमें हमारा जो कैंडिडेट है वो उत्तर प्रदेश का कोई शेड्यूल कास्ट फैमिली का लड़का था। उसने, उसके फादर ने 69 में दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया और दिल्ली पुलिस में नौकरी करते हुए वो रिटायर हो गया। अब उसका लड़का यहीं पैदा हुआ, उसका यहाँ परमानेंट मकान है, लेकिन 2008 में एग्जाम हुआ, 2008 में रिजल्ट आया और उसको अभी तक नौकरी नहीं मिली है। और अब हम ये 5 जजों से हम केस जीते अगस्त 30 तारीख को। अब उसके बाद हमने उसको नोटिस दिया गवर्नमेंट को कि भाई हम केस जीत के हमें अपॉइंटमेंट दी जाए। फिर उन्होंने नहीं दिया, तो हमने लीगल नोटिस दिया, तब भी उन्होंने नहीं दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन डाला, कंटेम्प्ट पिटीशन, तो कंटेम्प्ट पिटीशन में नोटिस हुआ। अब जो है उसका प्रोसेस अभी तक अपॉइंटमेंट का नहीं हुआ है। आप ये देखिए कि 5 जजों तक वो बच्चा लड़ा जिसको नौकरी नहीं मिली। तो 5 जज की बेंच तक लड़ना, मतलब अगर वो पैसे दे के उसको लड़ना होता तो 20-30 लाख रुपया उसका खर्च हो जाता। अगर हम नहीं होते तो 20-30 लाख उसका खर्च होना था। हमने उसका केवल खर्चे में 10-5 हजार रुपया लेके ही 5 जज तक केस लड़ा और वो जीते। तभी भी उसको 10 साल बाद, 11 साल बाद नौकरी नहीं मिल रही है। तो केजरीवाल सरकार कितना हमारे लोगों के फेवर में काम कर रही है, कितना उनका हक के जो है उसको अधिकार दे रही है, आप इससे समझ सकते हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं पूर्ण राज्य का कोई इशू नहीं है। और अगर आप इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो जैसे बीजेपी है, बीजेपी का यही एजेंडा होता था कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। अब उन्होंने 5 साल अब राज कर लिया, 5 साल पहले किया, उन्होंने पूर्ण राज्य नहीं बनाया। इसका मतलब दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा ही रहेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एग्जामिन किया है कि दिल्ली में चीफ मिनिस्टर को या लेजिस्लेटिव असेंबली को ज्यादा पावर नहीं दी जा सकती। तो ये पूरा सिस्टम नहीं बदल सकता। इसलिए वो केवल हमारे गरीब लोगों को गुमराह करके उनको ये झांसा दे रहा है कि लाखों नौकरियां मिल जाएंगी, जबकि नौकरियां तो है ही नहीं। नौकरियां तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी है। कॉन्ट्रैक्ट पे एक कॉन्ट्रैक्टर जो है, जितना हमारा एम्प्लॉय पैसा ले रहा है उससे ज्यादा उसको कॉन्ट्रैक्टर को मिल रहा है। तो इसलिए हम इसके पक्ष में नहीं है, हम पूर्ण राज्य के पक्ष में नहीं है। हम दिल्ली को यूनियन टेरिटरी देखना चाहते हैं और यूनियन टेरिटरी के लेवल पे ही हम चाहते हैं कि दिल्ली जो है उसमें हम सब लोग सुरक्षित हों। दिल्ली में जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेज और उनसे धर्म परिवर्तित जो लोग हैं, उनके हक अधिकार सुरक्षित हों और सुनिश्चित किया जाए कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले। इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। सर, एक तरफ कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, इन्हीं सारे पार्टियों के पास करोड़ों रुपया है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी इनके तरफ है, उनकी बातें दिखाता है। आपकी पार्टी दूसरी तरफ है। आप ये दिल्ली से 7 सीटें लड़ रहे हैं, देश भर से 150 सीटों का आपने ये किया है। तो ये का सारा खर्च आप कैसे उठाते हैं? आपकी पार्टी कैसे उसके लिए धन इकट्ठा करती है?
ऐसा है कि हम लोगों ने ये भी प्रपोजल अपने मैनिफेस्टो में दिया है कि एमपी को ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए खर्चा करना अलाउड होना चाहिए। अभी 70 लाख अलाउड है। और एमएलए को 2 लाख रुपए से ज़्यादा अलाउ नहीं होना चाहिए जो चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पास कोई पैसा नहीं है। हमारे पास जो भी पैसा है अपना थोड़ा बहुत सेविंग का हो सकता है, और जो हमारे कार्यकर्ता हैं हम उनसे, हमारे जो वोटर हैं उनसे अपील करते हैं कि भाई हमें कुछ आप मदद करिए ताकि हम चुनाव जीतें। और हम कारपोरेट सेक्टर से पैसा अगर लेंगे तो आपके लिए काम नहीं कर पाएंगे। फिर जैसे बहुजन समाज पार्टी और दूसरी पार्टियां जो हैं उसकी तरह हम भी काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे जो लोग हैं वो हमारे को मदद कर रहे हैं, और केवल हम अपनी और अपने समर्थक और अपने जो वोटर्स हैं उनकी मदद से ही चुनाव लड़ रहे हैं। हमें कोई किसी किस्म का वो नहीं है। और अगर हम 1 लाख में चुनाव लड़ सकते तो एक ही में लड़ेंगे। हम 1 लाख एक खर्चा नहीं करेंगे। जितना मिनिमम रिसोर्सेज हम उसमें दे सकते हैं। अब जैसे चर्चा तो ये होती है कि एक पार्टी है जो 15 करोड़ में टिकट बेच रही है। 15 करोड़ में मान लो कोई टिकट खरीदेगा तो पहले वो 15 करोड़ कमाएगा, फिर अपने लिए 15 करोड़ कमाएगा। जब वो 30 करोड़ कमा लेगा तो उसको लगेगा भाई 30 करोड़ भी कम है, फिर और 30 करोड़ कमाएगा। तो वो उसका जो लालच हो जाएगा, तो वो जो हमारे गरीब लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेज के लोग जो हैं, उनके अधिकार के लिए कैसे लड़ पाएगा। इसलिए हम तो फक्कड़ आदमी हैं और हम ऐसा समझते हैं कि हमारे जो लोग हैं उनके हक अधिकार हम तब तक ही उसके लिए काम कर पाएंगे जब तक हम बिना किसी की मदद के चुनाव लड़ेंगे। और हम मिनिमम खर्चे में जितना हम कर सकते हैं उतने में हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास कोई ज़्यादा पैसा नहीं है और हम पैसा खर्चा भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं कि हम अपने लोगों के अगर हक अधिकार को सुनिश्चित करना, उनको सुरक्षित करना है, तो वो तभी संभव है जब हम अपने पैसे से या अपने जो कार्यकर्ता हैं या हमारे जो वोटर्स हैं उनकी सपोर्ट से चुनाव लड़ेंगे। अगर हम किसी कारपोरेट सेक्टर से, किसी धन्ना सेठ से पैसा लेके अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जैसे दूसरी पार्टियां फेल हो गई हैं ऐसे हम भी फेल हो जाएंगे, चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। जैसे वो फेल हो गई हम भी फेल हो जाएंगे। आप बोल रहे हैं कि आप कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से, वोटरों से चंदा इकट्ठा करके कर रहे हैं। चुनाव तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर आप ये प्रचार प्रसार की आपकी रणनीति क्या है? कैसे आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं? नहीं, हम पूरा एरिया में जाते हैं, उनमें हमारे लोगों के बीच में ही रहने वाले लोग हैं। हम कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं। अब जैसे आज नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हम नामांकन भरवाने गए थे तो पंजाब से एक आदमी को लाके यहाँ चुनाव लड़ा रहे वो, तो उसको तो कोई यहाँ नहीं जानता। हमारा आदमी तो वहीं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहता है, और उसको अगर 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो भली भांति हमारे लोग जानते हैं। तो इसलिए हमें कोई वो करने की जरूरत नहीं। हम लोगों के बीच रहने वाले उनके बीच के ही लोग हैं, इसलिए हमें उस तरह की टैक्टिक्स अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। हम अपना जो मिनिमम हमारे पास रिसोर्सेज है उसके बेसिस पे ही हम अपना काम करेंगे और उसके बेसिस पे ही हम सब चुनाव जीतेंगे। हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो समाज है वो हमारे साथ है। अगर हमारा समाज हमारे साथ होगा तो हम कहीं भी चुनाव हारने वाले नहीं हैं। ये तो समाज को डिसाइड करना है कि वो किधर जाना चाहते हैं। अगर वो अपने हक अधिकार सुनिश्चित करना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ आएंगे। अगर वो उनको लगता है कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा तो वो हो सकता है हमारे साथ नहीं आए। आपकी पार्टी जिन लोगों के खिलाफ या जिन पार्टियों के खिलाफ है अभी, मतलब जिनके भी विरोध में अभी है, उन्हीं के विरोध में और भी पार्टियां हो सकती है और भी लोग हो सकते हैं। तो आपकी पार्टी ने किसी लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या पार्टियों के साथ इस चुनाव में अलायंस क्यों नहीं किया है? हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने इसके ऊपर बहुत लंबी चर्चा की, और चर्चा के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम आइडियोलॉजिकली एक प्योर पार्टी होना चाहते हैं। आइडियोलॉजिकली प्योर पार्टी मीन्स हमारा किसी से कोई उस तरह का मिक्सचर नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम किसी से अलायंस नहीं करेंगे। हालांकि ये जो अलायंस पॉलिटिक्स है इसकी वजह से कई जगह हमें समस्या भी आ रही है, क्योंकि जो डोमिनेंट जो ग्रुप होते हैं वो अलायंस की वजह से उसके साथ अलाई कर जाते हैं, जो अलायंस वाले लोग होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में भी ऐसा देखने में आ रहा है, कई जगह उत्तर प्रदेश में भी आ रहा है। जैसे मैंने बताया कि किसी कैंडिडेट को नॉमिनेशन ही नहीं भरने दे रहे हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, लेकिन फिर भी हम ऐसा समझते हैं
कि हम इस तरह का कुछ करने वाले नहीं हैं और हम आइडियोलॉजिकली प्योरिटी में विश्वास करते हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मूल्यों को सही मायने में जो उन्होंने संविधान में लिखा है और जिन प्रिंसिपल्स को उन्होंने अपने जीवन में उतारा है, उनको हम जीवन में उतार के ही काम करेंगे। चाहे महात्मा ज्योतिराव फुले जी, उन्होंने कितना बड़ा संघर्ष किया, कितना बड़ा हमारे हक अधिकार के लिए लड़ाई किया, तो उनके जो मूल्य हैं उनको भी हम अपने उसमें ढाल के रखेंगे। राजर्षि साहू जी महाराज, जिनके कंट्रीब्यूशन से पूरा सोशल सिस्टम रिफॉर्म हुआ, हम उनके जो विचार हैं उनका भी हमेशा आदर रखते हैं और उनको अपने जीवन में ढाल के रखते हैं। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी विचारधारा को अगर एस्टेब्लिश करेंगे तो हम इनको बहुत जल्दी उखाड़ फेंकने में कामयाब होंगे। हालांकि हम लोगों का नेटवर्क तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि सब जगह पहली बार लड़ना हमारा ठीक नहीं है, इसलिए हमने 150 की सीलिंग अपने लिए रखी। और अगर हम चाहते तो शायद हम सब सीटों पे भी लड़ सकते थे, लेकिन हमने ये सोच समझ के रखा कि हम पहले केवल 150 सीटों पे लड़ते, अगली बार हम सब सीटों पे लड़ेंगे। तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी जो रणनीति है उसके तहत कम से कम 50% सीटें जीतने वाले हैं और हमारी जो अगली पार्लियामेंट है उसमें बहुत अच्छी भूमिका होगी और हम हमारे समाज के जो हक अधिकार हैं उनको सुरक्षित और सुनिश्चित कराने में कामयाब होंगे। सर, आपके कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर दिल्ली के मीटिंगों की फोटोग्राफ्स डाल रहे हैं, मतलब उससे दिखाई दे रहा है कि आपके कार्यकर्ता मलिन बस्तियों में, झुग्गियों में या गरीब तबकों के लोगों में जाकर मीटिंगें कर रहे हैं। क्या इन लोगों से आपको समर्थन मिल रहा है? क्या ये लोग बदलाव चाहते हैं? हाँ हाँ, हमारे तो कार्यकर्ता भी वही हैं और वोटर भी वही हैं, क्योंकि जो सोशली नेग्लेक्टेड सेक्शंस हैं, जैसा मैंने बताया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, वो ज़्यादातर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं है। तो इसलिए जो जे क्लस्टर्स हैं और जो दूसरी स्लम हैं, उन दूसरी जो कॉलोनी है या छोटी जो कॉलोनीज हैं उसमें जो हमारे रहने वाले लोग हैं उनसे हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसी वजह से मुझे लगता है कि हम सब सीटें जीतेंगे। अगर हमें लगता भाई हमारा कोई साथ ही नहीं दे रहा तो मैं ऐसा नहीं कह सकता था हम कोई सीट जीतेंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे जो लोग हैं उनकी जो सोशल कंडीशंस हैं उसकी वजह से वो बड़े त्रस्त हैं, इसलिए उनको लगता है कि हमारा जो ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया है ये एक सेवियर के रूप में काम करेगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोग जो है, जो मलिन बस्तियों में हैं, जो स्लम में हैं, जो रीसेटलमेंट कॉलोनीज में हैं, जे कॉलोनीज में हैं, तो वो सब लोग हमारे साथ हैं। इसलिए हमें लगता है कि हम मेजोरिटी में आएंगे सब जगह। आप कह रहे हैं कि वो सब लोग आपके साथ में हैं, लेकिन मीडिया आपके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों? मीडिया पे जैसा जल चर्चा में आ रहा है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने सारे चैनल्स को खरीद लिया है, तो वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट खुद भी मतलब एक रूलिंग क्लास का हिस्सा है, तो वो तो कोई सामाजिक बदलाव नहीं चाहेंगे, ना पॉलिटिकल चेंज चाहेंगे। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि मीडिया हमारे बारे में कुछ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मीडिया हमें कैसे दिखा सकता है? मीडिया में जो लोग हैं बेसिकली अगर हमारा सिस्टम आएगा तो वो तो सिस्टम से बाहर ही होने, तो इसलिए वो हमें दिखा के क्या करेंगे। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जो हमारे जो लोग हैं जिनमें हमारा मैसेज जाना चाहिए वो मैसेज है, और हमें जो ये सेटल्ड मीडिया है, जो विजुअल और जो दूसरा जो मीडिया है, इसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि हमें जिन लोगों तक जाना है, जिनके हमें वोट मिलने हैं, वो तो ना तो अखबार पढ़ते हैं ना वो टीवी देखते हो। सोशल मीडिया का थोड़ा बहुत उनको रहता है, बाकी उनके जीवन में अखबार और इसका इतना महत्व नहीं है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे जो लोग हैं वो मीडिया में जो भी भ्रांति फैलाई जाएंगी उसको इग्नोर करेंगे और मीडिया को चुनाव तक देखना बंद करेंगे, जो टीवी रेडियो इसको भी सुनना बंद करेंगे। तो ये जो है इससे केवल वो एक भावनात्मक एक पर्टिकुलर पार्टी और एक सिस्टम को कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा जो मीडिया है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे आप जैसे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे जो लोग हैं वो उसको मानेंगे और वो हमारा समर्थन करेंगे।
सर, ज़्यादातर जो नई पार्टियां हैं वो नई पार्टियां चुनाव में ही दिखती है। आपकी नई पार्टी है, आप भी 150 सीटों पर लड़ रही है, तो क्या आप भी चुनाव तक ही सीमित है या चुनाव के बाद भी आपका कोई कार्यक्रम है? नहीं, अगर हम चुनाव वाली ही पार्टी होते तो हम 150 सीट नहीं लड़ सकते थे। पहला तो जवाब इसका यही है। दूसरा जवाब ये है कि हम समाज जीवन में 35-40 साल से तो मैं खुद काम कर रहा हूँ, और हमारे साथी 50 साल से भी काम कर रहे हैं, ऐसे भी साथी हमारे हैं। उन्होंने पूरा जिंदगी लगा दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं जो क्लास 1 अफसर थे, आज उनकी बहुत खराब हालत है, लेकिन वो समाज के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी। तो इसलिए ये कहना कि हम चुनाव के बाद गायब हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है ठीक नहीं है। हम समाज के अंदर ही रहते हैं और समाज के दुख दर्द को हम अपना दुख दर्द समझते हैं, और हमें भी वही दुख दर्द है जो समाज में है। इसलिए समाज हमारे से अलग नहीं है, हम समाज से अलग नहीं है। तो चुनाव है या चुनाव के बाद हम यहीं रहेंगे और समाज के बीच में जो समाज की दुख तकलीफ है उसके लिए काम करेंगे। आने वाले 15 सालों में आप आपकी पार्टी को कहाँ देखते हैं? हम 2024 में केंद्र में राज्य करेंगे, हमारी मेजोरिटी की सरकार होगी, और 15 साल तक हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हम 2024 में जो अगला जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा, तो उसमें अगर हमारी आइडियोलॉजिकल फोर्सेज अगर स्ट्रेंथ उनमें रहती है, जैसा हम सोच रहे हैं, जितना हम काम कर रहे हैं, तो अगली जो पार्लियामेंट होगी उसमें हमारी सरकार होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। अभी मैं एक अलग सवाल आपसे पूछूंगा जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। अभी अखबारों में आपके सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, चीफ जस्टिस, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे हुए हैं और उनके कुछ न्यूज़ अखबारों में आ रही है। उनके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, वैसे तो उसके बारे में मतलब ये पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो एक बहुत ही बैलेंस्ड व्यक्ति हैं, और वो जो एलिगेशन है वो टोटली गलत है, मैं ऐसा मानता हूँ। उसका क्यों गलत है? क्योंकि वो जो लड़की जिसने एलिगेशन लगाया है उसके ऊपर ऑलरेडी FIR है और वो जेल में भी रह चुकी है। और जब कोई आदमी अक्यूज हो जाता है, जो जिसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाता है, तो वो मेलाफाइड के तहत किसी का भी नाम ले सकता है। अगर मान लो कोई अगर प्योरिटी के हिसाब से अगर कोई वैसे ही आदमी एलिगेशन लगाता है तो उसको हम मान सकते हैं। जनरल लीगल सिस्टम में ऐसा होता है कि जो भी आदमी कोई एक्शन लेता है तो उसके खिलाफ वो कुछ न कुछ उल जलूल एलिगेशन लगाते हैं। और हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही ऑनेस्ट आदमी है, इसलिए उनके ऑनेस्टी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते। अब ये सेक्सुअल वाला ऐसा एलिगेशन है, उन्होंने अगर कुछ नहीं भी किया है तो वो प्रूव तो नहीं कर सकते। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि चीफ जस्टिस, जब जस्टिस सभरवाल जो हमारे चीफ जस्टिस थे, मैंने एमपीओ का केस किया, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से, कि उन्होंने जब एमपीओ के केस में नोटिस किया तो तत्कालीन सरकार जो है उनसे खुश नहीं हुई, इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ करप्शन वगैरह के एलिगेशन लगाए और वो मार्केट में वो जो सिस्टम होता है उसमें छोड़ दिए। तो बाद में जजमेंट, हालांकि उन्होंने अल्टीमेट जजमेंट पूरा हमारे फेवर में नहीं किया, लेकिन फिर भी वो जो मार्केट में चीज आ गई तो उनको करप्ट डिक्लेयर कर दिया। मैं आज भी, हालांकि वो अब जीवित नहीं है, आज भी मैं ऐसा मानता हूं कि वो डिसऑनेस्ट नहीं थे। लेकिन मीडिया ने चीफ जस्टिस सभरवाल के बाद जस्टिस बालकृष्णन हुए, जस्टिस बालकृष्णन के बाद जस्टिस कपाड़िया हुए, जस्टिस कपाड़िया के बाद जस्टिस कबीर हुए, जितने भी चीफ जस्टिस हुए अभी तक कोई भी चीफ जस्टिस क्लीन नहीं गया है। हर आदमी को, उससे पहले नहीं होता था, ये केवल जस्टिस AS आनंद पे एलिगेशन लगा था, लेकिन उसके अलावा किसी पे नहीं होता था। तो जो ये पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, ये जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको कमजोर करना चाहती हैं और जुडिशरी को इस तरह कंट्रोल करना चाहती हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि कोर्ट को सख्ती से इसको डील करना चाहिए, और जो एलिगेशन लगाने वाली लड़की है उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और उसका जो भी नार्को वगैरह टेस्ट करके अगर होता है इन्वेस्टिगेशन तो सब पता चल जाएगा किसने ये किया। क्योंकि बड़ी बड़ी फोर्सेज काम कर रही है, आज चीफ जस्टिस राफेल और दूसरे बड़े मुकदमे एग्जामिन कर रहे हैं। तो ऐसे जो मुकदमे कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल लॉबीज हैं, पॉलिटिकल लॉबीज हैं, वो सब उनके खिलाफ है। तो इसलिए उनको अपनी इससे घबराना नहीं चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। और ये उनके लिए एक टेस्ट की घड़ी है, इसलिए उनको इसमें पूरा स्टैंड करना चाहिए। और मैं ऐसा नहीं 1% भी नहीं मानता कि वो कोई जो एलिगेशन है वो सही है,
क्योंकि ये एलिगेशन अगर वो लड़की पहले लगाती, जब उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ उससे पहले लगाती तो मैं भी मान लेता। लेकिन अगर किसी के खिलाफ ऐसा एलिगेशन लगता है और वो उसके बाद लगता है जब उसके खिलाफ कोई प्यूनिटिव एक्शन चल रहा होता है, तो ये जनरल लीगल सेंस में ऐसा माना जाता है कि मेला फाइट का पार्ट है और उसमें उसको मैं समझता हूं कि जुडिशरी को सिरे से खारिज करना चाहिए और उस लड़की का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होके तब उसको एग्जामिन करना चाहिए। क्योंकि ये ऐसी चीजें, हमारी जो जुडिशरी है इसको इंडिपेंडेंस इसीलिए मिली थी, और जुडिशरी को क्योंकि जजेज हर चीज अपनी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए ये जो इंडिपेंडेंस है इसको तभी तक आप बरकरार कर पाएंगे जब इसमें प्योरिटी रहेगी। प्योरिटी के लिए अगर हमारा जैसे एम्प्लॉय काम कर रहा है तो हम किसी भी उसमें मानसिकता में काम कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉय जो है उसका एक डिफरेंट तरह का व्यवहार हो सकता है। लेकिन अगर मान लो वो करप्ट प्रैक्टिस का, जैसा हमने सुना है कि वो जो लड़की है उसने कोई फाइल का फोटो करके वो व्हाट्सएप पे चला गया, उसकी वजह से उसके हस्बैंड को भी कुछ पनिशमेंट हुआ, उसको भी हुआ है, तो ऐसा तो कोई भी एम्प्लॉय किसी के ऊपर एलिगेशन लगा सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ हमारे जो चीफ जस्टिस है उनको जो जिस तरह से वो प्रताड़ित करना चाहते हैं वो गलत है, और चीफ जस्टिस बहुत ही इंटीग्रिटी वाले हैं तो उनको इससे घबराना नहीं चाहिए। बार इन जनरल उनके साथ है, मुझे ऐसा लगता है। सर, चुनाव जैसे ही आता है वैसे ही कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है या फिर उनके ऊपर आईटी रेड डाले जाते हैं, या अभी पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज हो या देश के आला कुछ व्यक्ति हो, महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, उनको उन्होंने इन सरकार की अभी जो चल रही है कामकाज उसके खिलाफ में बातें की। इन सारे लोगों के ऊपर ऐसे चुनाव के वक्त उनको प्रताड़ित किया जाता है या किया जाता है। क्या यह चुनाव का कोई मतलब चुनावी इसका कोई मसला है कि ये उसी के लिए किया जाता है? नहीं नहीं, ये चुनाव का कोई मसला नहीं है। चुनाव में तो मुझे ऐसा लगता है इससे नुकसान ही होता होगा, लेकिन वो जो अपना सिस्टम है उस पर कंट्रोल करने के लिए जो रूलिंग क्लासेज हैं वो इस तरह की एक्टिविटी करती हैं। क्योंकि वो अगर वो जो भी ऑफिसर्स हैं जो ब्यूरोक्रेटिक बड़ी पोजीशन में हैं, जुडिशरी में हैं, तो उनको कंट्रोल करने का एक तरीका है ये। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये वो तो नहीं है कि इससे कोई वोट ज़्यादा मिलते होंगे, लेकिन वो कंट्रोल करके ताकि उनके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा सके, इसलिए ऐसा होता है। जी, आपने एमएनटी के साथ बहुत सारी बातें की, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर उत्तर दिया, जवाब दिए। एमएनटी के माध्यम से हम जानना चाहते हैं, मतलब एक हमारे दर्शकों के माध्यम को जानना चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को आप आपकी पार्टी के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं दिल्ली के लोगों से अपील करता हूं कि हमारी पार्टी का दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फूलों की टोकरी जो है वो इलेक्शन सिंबल दिया है, तो सभी 7 सीटों पे वो बास्केट कंटेनिंग फ्रूट्स जो हमारा सिंबल है उसके ऊपर मोहर लगाएं या उसको चुनाव चिन्ह को दबाएं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, वीवीपैट में, ताकि ये जो वोट है ये पीपीआई-डी के खाते में जा सके। और मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे अगर लोग ऑनेस्टली काम करेंगे तो इसी बार उनको रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। और दिल्ली ने हमेशा पहल की है और दिल्ली इस बार भी पहल करेगी, और इसमें एक नया सोशल सिस्टम जो है, एक नया पॉलिटिकल सिस्टम को रिफॉर्मेशन करने का दिल्ली काम करेगी, और दिल्ली हमारे लोगों के हक अधिकार को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगी। हमने बात की डॉक्टर के एस चौहान से। डॉक्टर के एस चौहान सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, बहुत जाने माने अधिवक्ता है, और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, स्वयं दिल्ली से चुनाव भी लड़ रहे हैं। हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए। एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से हम उनको और उनकी दिल्ली टीम को मंगल कामनाएं देते हैं। मैं प्रदीप सुशीला, एमएनटी न्यूज़ के लिए दिल्ली से।